ये साल जो था 2025 का, ये काफ़ी डिफिकल्ट रहा है हर किसी के लिए। और देखिए हमने क्या सीखा है, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है हमने भी इस करेक्शन में, क्योंकि इसके पहले 5 साल बुल मार्केट था। तो हमने क्या सीखा है कि आप कोई अश्योरेंस से कुछ नहीं बोल सकते। इसके पहले फॉरेन मार्केट में काम करती थी, तो वहाँ पे हर क्लाइंट आपसे क्वांट की भाषा में बात करेगा। हम AI की बात कर रहे हैं इंडिया में, बट इंडिया में क्वांट भी उतना यूज नहीं होता। न्यू है। आज हम लोग सब बात कर रहे हैं AI की, लेकिन इन्होंने कब की AI शुरू भी कर दी। सिंपल है कि इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज आपको स्टॉक मार्केट के एक उभरते सितारे से मिलवाने जा रहा हूं। आज हम लोग सब बात कर रहे हैं AI की, लेकिन इन्होंने कब की AI शुरू भी कर दी, पढ़ भी ली और इंप्लीमेंट भी कर दी। सोनम श्रीवास्तव जो फाउंडर हैं राइट रिसर्च की, क्रिएटर कहते हैं अपने आप को वो, लेकिन बहुत खुशी हुई सोनम कि आपने 6 साल पहले ये अपनी कंपनी शुरू की और 1500 करोड़ के लगभग ऑलरेडी आप एसेट्स को एडवाइस करती हैं। तो ये आपने क्या जादू की छड़ी हिला रखी है, क्योंकि इस लेवल पे पहुंचने के लिए तो लोगों को 20-25 साल लग गए। देखिए मेरे ख्याल से ये एक अच्छा टाइम था स्टार्ट करने का। 2019 में मैंने चालू किया और एकदम उस टाइम पे कोई ये कंपनियां स्टार्ट नहीं कर रहा था। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ आए थे उस टाइम भी 2018 में, जब मैं जिस कंपनी में काम करती थी HSBC में, वहाँ पे उन्होंने शट डाउन किया था। और एक स्टार्टअप है मैंने ज्वाइन किया जो भी उस टाइम पे कुछ बंद हो गई थी। तो मुझे लगा भाई 8-10 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, मुझे आता है जो मैं करना चाहती हूँ। 2019 में हमने स्टार्ट किया और 2020 में जब बुल मार्केट चालू हुआ, तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है जो क्वांट के बेसिस पे होती है, वो बुल मार्केट में, मोमेंटम मार्केट में काफ़ी अच्छी चली, रिस्क भी अच्छा मैनेज किया। तो धीरे धीरे उसकी फॉलोइंग जमा होती रही और हमने एक थोड़ी प्रेजेंस बना रखी है। बट अभी भी काफ़ी छोटा है हमारा प्रेजेंस, ऐसा नहीं है। मैं छोटा तो कहीं से नहीं दिखता। 50,000 इन्वेस्टर्स को आपने या शायद उससे ज़्यादा ही को आपने टच किया है। और कई HNIs, कई बड़े इन्वेस्टर्स आपके साथ निवेश करते हैं। बिल्कुल। ये जो ह्यूमिलिटी है कहाँ से है? ये लखनऊ से आप हैं वहाँ की, वहाँ से आती है? नहीं, ये सच है कि अभी बहुत कुछ करना है। अभी बहुत, अगर आप इंडस्ट्री में और लोगों को देखें उसके हिसाब से, तो हमने अभी कुछ नहीं किया है। अब तो इतनी यंग है, अभी तो बहुत समय आगे। हाँ, इसमें इतना क्या सोचने का है? टीम डेवलप हो रही है, हम सीख रहे हैं, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं। ये AI जिसको आपने अमेरिका में जब आप थी वहाँ सीखा, वहाँ के एक इंस्टीट्यूट में भी आप गेस्ट फैकल्टी भी हैं, और आज दुनिया भर में AI की बात हो रही, आपने इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ये क्या होता है, ये समझाइए पहले सबको। देखिए जो AI आजकल बात हो रही है, चैट GPT और इस तरह की, ये तो टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स होते हैं, है ना। फाइनेंस जो फील्ड होती है, अगर आप AI से इस टाइम पे पूछेंगे भाई कहाँ स्टॉक में इन्वेस्ट करना, आपको दिखेगा कि वो आपको कुछ रैंडम सी चीज़ें बता रहा है। तो जो फाइनेंशियल मॉडल होते हैं, वो एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा के ऊपर ट्रेन होते हैं। उसमें आपको मॉडल को रिस्क समझाना पड़ता है, आपको रिटर्न समझानी पड़ती है, कुछ फाइनेंशियल टेक्निक्स होती है जो समझानी पड़ती हैं। तो कोई ये जो AI आज का फेमस है, चैट GPT LLM, उसके बेसिस पे नहीं वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ, लेकिन अब देखिए मुझे हमेशा से उसमें बहुत इंटरेस्ट था। और मेरी जर्नी भी वहाँ पे कैसे चालू हुई कि मैं पहले ब्लॉग लिखती थी, ब्लॉग को देख के फॉरेन से कोई लोग कनेक्ट करते थे, फिर उनके साथ रिसर्च पेपर लिखती थी। मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ भी काम किया। तो आई थिंक उस टाइम से ही धीरे धीरे जब डेवलप हो रहा था AI, उसमें आई थिंक मेरे को एज अ यंग पर्सन बहुत एंथुजियाज्म था, जिस वजह से मैंने भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया। तो जब आप AI का इस्तेमाल, सिंपल टर्म्स में बताना, क्योंकि आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, मुझे उतनी समझ नहीं है टेक्नोलॉजी की, ना ही मैं आपके जनरेशन का हूँ। जब आप एक पोर्टफोलियो या कस्टमर्स जो आपके होते हैं, या आपने जैसे कहा आपने कुछ इंटरव्यूज में, बेसिक इन्वेस्टिंग इक्विटी में है कि आप स्टॉक्स पिक करते हैं, बिजनेस पिक। अब वो किस बेसिस पे किया जाए? या तो आप ह्यूमनली पहले जैसे सब रिसर्च करते थे, बैलेंस शीट पढ़ी, ये देखा वो।
अब इसमें आप एआई कैसे यूज करती हैं? बिल्कुल। देखिए अब स्टॉक जो चुनने हैं हमको, वो या तो आपकी फंडामेंटल ग्रोथ, वैल्यूएशन या इस तरीके से होंगे, या फिर उसके ट्रेंड जो टेक्निकल के बेसिस पे करते हैं, तो वो चीज़ एआई हाँ। चेंज नहीं कर सकता। जो रीज़न है किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए वो सेम रहेंगे। हर कोई फंडामेंटल डेटा देखेगा या फिर और प्राइस कोई का डेटा चार्ट्स देखेगा, देखेंगे कोई ट्रेडिंग चार्ट्स के लिए। देखेगा। हाँ। तो एआई भी कोई नई चीज़ तो देख नहीं सकता, उन्हीं डेटा को देखता है। लेकिन ये हमारे पास अब क्या है कि हमने हज़ारों कंपनियों का डेटा एक साथ वो सिस्टम रीड कर सकता है। तो वो सिस्टम उस डेटा में पैटर्न पिछले टाइम से कुछ जो आप एक सिंगल कंपनी को स्टडी करते हैं, वैल्यूएशन निकालते हैं, उस हिसाब से आप वो पैटर्न ना ढूँढ पाएँ, तो ये सिस्टम इस तरह के पैटर्न निकाल सकता है। प्लस आप उसको टेस्ट कर सकते हैं पुराने डेटा पे, आप उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये इस तरह के यूज़ से आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, अलग-अलग के मार्केट सिनेरियो के लिए, और मार्केट की जो समझ है वो भी थोड़ी बेटर हो सकती है। इसमें बहुत क्रिटिकल है कि आपके पास डेटा हो अच्छा, है ना? जो अब इंडिया में मैं 10 साल, मैं कितने 12-15 साल से काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में। लेकिन अगर आप 10 साल पहले बात करें, जब मैं एडलवाइस में काम करती थी, तो क्वांट पे कोई बिलीव नहीं करता था, डेटा ही नहीं था जितना जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर पाएँ। बट आज के टाइम पे वो काफ़ी इवोल्यूशन हो चुका है। इंडिया में भी इतने तरह का डेटा मिलता है कि आप काफ़ी अच्छे मॉडल बना सकते हैं। प्लस इंडियन मार्केट की ब्रेथ बढ़ गई है ना? पहले आपको गिन-चुन के कम कंपनियाँ थीं, अब इतनी ज़्यादा रोज़ नए आईपीओज़ आ रहे हैं, जो ब्रेथ बढ़ती जा रही है इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पे अब सिस्टमैटिक और एआई या क्वांट बेस्ड स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गई हैं। और आपने इतना आउट परफॉर्म किया है बाकियों को, तभी लोग आपको अपने पैसे दे रहे हैं। हुँ, तो इसका मतलब एआई वर्क कर रहा है। बिल्कुल। तो देखिए हम ये क्वांट और एआई में क्या फर्क हुआ? देखिए क्वांट का मतलब है कि आप डेटा के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक सिंपल फिलॉसफी जो हम फॉलो करते हैं वो बताती हूँ, उसको हम कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। वो आपको पता होगा, बट मैं एक्सप्लेन कर दर्शकों देती को हूँ। प्लीज हाँ जी। समझाइए, क्योंकि तो देखिए फैक्टर इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम समझना चाहते हैं कि मार्केट को कौन-कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? तो जैसे हमने बात की, एक कंपनी की वैल्यूएशन उसको इम्पैक्ट करती है, पीई रेशियो लोगों ने बात की। उसके अलावा ग्रोथ कैसी रही है कंपनी की, उसके अलावा क्वालिटीज़, कुछ लोग रिटर्न ऑन अर्निंग देखते हैं, कितना अच्छा मैनेजमेंट उनका काम कर रहा है। उसके बाद ट्रेंड देखते हैं कि किस तरह से प्राइस ट्रेंड पकड़ रखा है, और ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से हम सोचते हैं कि इन फैक्टर के हिसाब से मार्केट इन्फ्लुएंस होगा। तो जो क्वांट क्या है कि ये सिर्फ डेटा ड्रिवन, उसने नंबर्स लगा रखे हैं हर हर स्टॉक के अगेंस्ट, और वो ओवरऑल डेटा पे पैटर्न दिख रहा है। सिंपल एनालिस्ट क्या करते हैं, वो खुद से हर कंपनी का डीसीएफ करते हैं या एनालिसिस करते हैं, वो भी वैल्यूएशन निकालते हैं, वो भी ग्रोथ निकालते हैं, वो भी ट्रेंड देखते हैं। बट क्वांट क्या होता है, वो उसको डेटा के थ्रू अप्रोच करता है। तो हमारा अप्रोच क्वांटिटेटिव रहता है। इसमें एआई हर जगह यूज़ नहीं होता। देखिए एआई टेक्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम पे वो फाइनेंशियल मॉडल्स के लिए एक जादू की चीज़ है। कई चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना? जैसे पहले लोग सिंपल रिग्रेशन मॉडल यूज़ करते थे, अब उसी मॉडल को थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो आपको और बेहतर रिज़ल्ट्स मिलने लगते हैं। तो इसमें आपकी पूरी प्रोसेस में एआई काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है, और वो हम देख रहे हैं। देखिए हमारा जो, अगर हमने अच्छा किया है मार्केट में परफ़ॉर्म, तो मेरे ख़्याल से वो इसलिए किया है क्योंकि हमने सही फैक्टर पकड़े थे, सही क्वांटिटेटिव फैक्टर जो सिंपल भी थे, कि मोमेंटम चल रहा है मार्केट में, पिछले 5 साल चला है। हमारे मोमेंटम बेस्ड फैक्टर्स काफ़ी अच्छा काम किए, लोगों को वो पसंद था। तो ऐसा नहीं था कि भई उसमें कुछ एआई ही काम चला। नहीं, वो बट तो मैं हाँ। समझने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम आपने हुँ, आगे चल के ये चीज बहुत बड़ी होने वाली है, तो बिल्कुल। इसको पहले ही आपने मतलब इम्प्लीमेंट किया, इनोवेट किया। ये एक बहुत सराहनीय चीज है, क्योंकि इक्विटी में लोग हमेशा यही सोचते हैं कि बहुत रिस्क है। कितना रिस्क है? देखिए इक्विटी में ज़रूर रिस्क है। इक्विटी मार्केट एक वाइड वर्ल्ड होता है, आपको जो करना है करिए, आप हर तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एज़ अ इन्वेस्टर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस वाइड मार्केट में अगर आपने एक
बहुत सारे फैक्टर जो हम कह रहे हैं कि जो मार्केट को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बेसिस पे एक आपने सिस्टमैटिक अप्रोच बना लिया, जो आपने बैक टेस्ट कर रखा है, जिसको आपने वैलिडेट कर रखा है, तो दैट इज़ अ बेटर वे टू नेविगेट दैट मार्केट, राइट? अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि क्वांट इज़ द ओनली वे। बहुत सारे लोग खुद से एनालिसिस करके या अलग-अलग अप्रोच से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट ये जो क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है कि ये हिस्टोरिकल डेटा के साथ एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे एज अ इन्वेस्टर आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और हमने इमर्जिंग मार्केट जो इंडिया का है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो क्वांटिटेटिव डेटा पॉइंट्स हैं, वो इस टाइम पे इंडिया में उनका बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी है। अगले 5-10 साल में आपके जो ये डेटा हैं क्या दिखा रहे हैं? इतना आगे का दिखा पाते? देखिए, बुलिश हैं आप? ये साल जो था 2025 का, ये काफ़ी डिफिकल्ट रहा है हर किसी के लिए। और देखिए हमने क्या सीखा है, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है हमने भी इस करेक्शन में, क्योंकि उसके पहले 5 साल बुल मार्केट था। तो हमने क्या सीखा है कि आप कोई एश्योरेंस से कुछ नहीं बोल सकते, बट हाँ, आपको ये जो अगर आप ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी होती है कि मुझे दिखता है कि मेरा मॉडल 60% टाइम्स बीट करेगा बेंचमार्क को, या फिर इतने परसेंट टाइम्स वो आउट परफॉर्म करता है, राइट? जब भी एक इतना बड़ा करेक्शन आता है, तो उसके बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है, तो हम उस तरह के प्रोबेबिलिटी बेस्ड एस्टिमेट्स ही कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको अभी लगता है कि अच्छा टाइम प्रोबेबिलिस्टिकली आने वाला है। अच्छा। अगर आप डेटा को भी देखें, तो आपको दिखेगा कि इंडिया की अर्निंग्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड हाफ में रिकवर करेंगी। नेक्स्ट वीक आई थिंक यूएस में रेट कट हो सकते हैं, तो काफ़ी ये सारे सब चीजें आपका डेटा कैप्चर कर रहा है इसको, ये हम कैप्चर कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक डेटा और ये सब, और इस हिसाब से हमको लगता है कि आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको हर कोई ही इंडिया पे बेट कर रहा है, राइट? हमारी स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली मार्केट पे डिपेंडेंट है, बट जो इंडिया की ब्रेथ बढ़ती जा रही है, हर दिन आप देख रहे हैं एक नया सेक्टर, एक नई इंडस्ट्री इमर्ज होके आ रही है, तो उसको कैप्चर करने का आई थिंक हमारे मॉडल पे बहुत अच्छा हमें कॉन्फिडेंस है। और ओवर द पास्ट 6 इयर्स कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे हमने, कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं है कि हमने बोला कि हम भाई यही सेक्टर इन्वेस्ट करते हैं। हमने एक टाइम पे बहुत आईटी में इन्वेस्ट किया है, एक टाइम पे बहुत पीएसयू में इन्वेस्ट किया है। इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि कई डोमेस्टिक फोकस कंपनियां, केमिकल, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, उस पे ज़्यादा फोकस है। तो ये थीम्स चेंज होते रहते हैं, बट हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा मॉडल उनको कैप्चर कर लेगा, प्लस इंडिया में ऐसे इमर्जिंग थीम्स आते रहेंगे। अगर मुझे आपके मॉडल के भरोसे अपनी इन्वेस्टिंग करनी है तो मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए? देखिए हम कई तरह से ये मॉडल प्रोवाइड करते हैं। एक तो हम पीएमएस चलाते हैं, उस पीएमएस तो में एंट्री लेवल 50, ही हाँ, काफी उसमें 50 लाख का मिनिमम रहता है। हम्म, बट उसके अलावा हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, जैसे स्मॉल केस पे हमारा पोर्टफोलियो कई अलग-अलग थीम में अवेलेबल होता है, जिसमें मिनिमम 30-40,000 के हिसाब से भी लोग चालू कर सकते हैं। पर ये कितने स्टॉक्स होते हैं इसमें आपके, जो भी हम्म, बास्केट बनाती हैं या जो प्रोडक्ट तो बनाती हैं? टिपिकली हम लोग कुछ अराउंड 20-25 स्टॉक की बास्केट बनाते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे फेमस मॉडल है इस टाइम पे, वो 10 स्टॉक बास्केट का होता है। 10 तो वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसमें होता क्या है कि जब वो पोर्टफोलियो चलता है तो बहुत तेज़ी से रिटर्न्स आती हैं, बट गिरता है तो तेज़ी से तेजी गिरता से। भी है। बट वहाँ पे हमें दिखता है कि बहुत सारे लोगों को उसमें, क्योंकि वो थोड़ा रैपिडली चेंज होता है, मोमेंटम बेस्ड है, तो उनको दिखता है कि भई अब कौन सा नया स्टॉक इमर्ज करने वाला है। लेकिन उस जो एक शुरुआती निवेशक है उनको आप कहेंगे कि आप आके स्लाइटली हायर रिस्क कहूंगा, मोर रिस्क नहीं कहूंगा, हायर रिस्क। देखिए डायरेक्ट इक्विटी में लोग चाहते हैं मैं जाए, अभी देखिए सेबी की रिपोर्ट आई, बिल्कुल। 2-3 बार किया उन्होंने रिपोर्ट, 10 में से 9 लोग एफएनओ में जाके अपने पैसे दबा रहे। अब कई लोग खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप बिना अंडरस्टैंडिंग के वो कर रहे हैं तो उससे बेटर है कि ऐसे एक बास्केट खरीद लीजिए। बिल्कुल, ये बात भी सही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारी जो बास्केट है वो मैं आपकी नहीं कह एब्सोल्यूट, रहा, हाँ, मैं नहीं, किसी हाँ, भी, किसी की भी हाँ, बास्केट एक एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए मेरे ख्याल से एक हाँ, आसान नहीं बिगिन, हाँ, हाँ, डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रहा हूँ, जो हाँ, बिगिनर वहां है। जो डायरेक्ट इक्विटी में बिगिनर है उसके हाँ, लिए बिल्कुल।
तो हमने विवेक कुछ टाइम पहले हमने अपने क्लाइंट्स को एनालाइज किया कि भाई हमारे लिए सबसे अच्छा या सबसे लॉयल क्लाइंट कौन सा होता है। तो हमको दिखा कि भाई वो लोग जो थोड़े से टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, जिनको थोड़ा बिलीफ है, आपको सिस्टमेटिक तरीके समझ में है, समझ है, मतलब क्या जो चाहते टेक्नोलॉजी है हैं इसके पीछे। नहीं नहीं वो नहीं, मतलब जिनको, जैसे आज के टाइम पे हर कोई एआई चाहता है हर चीज में, तो जो लोग चाहते हैं कि अब मेरी इन्वेस्टिंग भी सिस्टम ही मैनेज करे, जिनको उस पर ज्यादा भरोसा है, वैसे लोग, प्लस HNI जिनको हाई परफॉर्मिंग स्ट्रेटजीज चाहिए, उनको ज्यादा भरोसा रहता है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर्स के पास जाए, राइट, जिनको कोई भी समझ नहीं है इन्वेस्टिंग की, उनके लिए आई थिंक इजी सॉल्यूशन रहता है कोई म्यूचुअल फंड या इंडेक्स वहीं फंड से शुरू करिए, अपना बेस बनाइए, फिर आके आप हाँ इक्विटी का डायरेक्ट अगर फ्लेवर लेना चाहते हैं तो बेटर है कि एक बास्केट ऑफ शेयर्स ले लें रादर देन अपने आप खुद जाके ये। बिल्कुल, और जैसे हमारा सिस्टमैटिक बास्केट होता है, कुछ लोग एक्सपर्ट बैक बास्केट बनाते हैं, तो ऐसी स्ट्रेटजी में उसके पीछे एक थीम रहता है, उसके पीछे एक लॉजिक रहता है, जिससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी इंस्टेड ऑफ, क्योंकि एज अ न्यू इन्वेस्टर मार्केट बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी नॉइस होती है, तो उनके लिए ज़रूर एक अच्छा तरीका रहता है। इक्विटी में आज भी बहुत कम पेनिट्रेशन है हमारे देश में, और आप तो विदेश में काम कर चुकी हैं, वहां जाके पढ़ाती भी हैं, क्या कारण है आपके मुताबिक? देखिए, इंडिया का मार्केट इमर्ज कर रहा है, पहले एक छोटा मार्केट था, प्लस लोगों ने बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं। इस टाइम पे भी 2025 के बाद में जब मार्केट वॉलेटिलिटी आई है, तो कितने क्लाइंट्स हैं जिनको छोटे करेक्शन पे भी, मतलब 15%, जो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होता, उस पे भी उनका बहुत कॉन्फिडेंस टूटा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोला है भाई अब मैं जा रहा हूँ रियल एस्टेट, मुझे वही समझ में आता है ना। तो आई थिंक वो थोड़ी समझ भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और हमको भी एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जिनका मोटिव होता है AUM ग्रो करना, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई अच्छी परफॉर्मेंस है, बट आई थिंक जितनी ज़्यादा हम उनको अंडरस्टैंडिंग देंगे अप्स एंड डाउन दोनों की, उतना ज़्यादा कंफर्ट लोगों का बढ़ेगा, और वही हम करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा आई थिंक धीरे धीरे ये डेवलप हो रही है अंडरस्टैंडिंग लोगों में, पेनिट्रेशन, लोगों के पास ये नॉलेज ही नहीं थी। हम AI की बात कर रहे हैं इंडिया में, बट इंडिया में क्वांट भी उतना यूज नहीं होता। रिलेटिवली न्यू है। जब मैं इसके पहले फॉरेन मार्केट में काम करती थी, तो वहाँ पे हर क्लाइंट आपसे क्वांट की भाषा में बात करेगा कि भाई ये पोर्टफोलियो बनाया है तो आपका वैल्यू एक्सपोजर क्या है, आपका मोमेंटम एक्सपोजर क्या है, वो उस तरह से समझना चाहते हैं उसको। बट इंडिया में हमको ये कॉन्सेप्ट ही अभी लोगों को बताने पड़ते हैं। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, आपकी क्या रिकमेंडेशन है लोगों को? देखिए, दोनों चीज़ें अगर आप सही करें तो बहुत अच्छी है। ट्रेडिंग एक बिगिनर के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ हो सकती है। जैसे हम सेबी का डेटा आता है, FNO का डेटा आता है, हम देखते हैं मोर देन 90% लोग वहाँ पे पैसे खो रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा एक ग्लैमर होता है कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने कुछ सही कर लिया तो आप 10x बना दोगे, या आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ऐसा इन्वेस्ट करिए कि 100 में से एक बंदे ने ऐसा किया हुआ है। उस एग्जाम्पल को देख के लोग सोचते हैं, बट हमने देखा कि 90% ज़्यादा लोग फेलियर होता है वहाँ पे। उसके अलावा अगर आप इन्वेस्टिंग करें तो इन्वेस्टिंग मच मोर स्टेबल है। वहाँ पे रिस्क ऑफ रूइन, रिस्क ऑफ लॉस इज मच लेस, राइट, इन इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग फॉर अ बिगिनर इन्वेस्टर, आई वुड से, वो तो होना ही चाहिए। अगर आप अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट आपको, इन्वेस्टिंग इज द वे फॉर यू टू ग्रो योर वेल्थ, एंड ट्रेडिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज। आपको कई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप यहाँ से अच्छा पैसा बना पाएंगे। आपके जो निवेशक हैं 6 साल पहले जो जब आपने शुरू किया, आपकी एडवाइस या आपके सिस्टम के बेसिस पे क्या वो थोड़ा लंबा समय रह रहे हैं आपके साथ? क्योंकि अगर मैं जैसे SIP डेटा देखता हूँ, अधिकतर लोग आज भी 2 साल 3 साल बाद निकल जाते हैं, अपने SIP बंद कर देते हैं, या बहुत कम लोग हैं जो 5 साल भी रहते हैं। बिल्कुल, देखिए हमें मतलब बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर, विवेक, जैसे मैंने बताया, हमने बहुत छोटे स्केल पे चालू किया, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे,
तो अभी भी ऐसा होता है कि बैंगलोर में हम इवेंट कर रहे हैं या फिर कुछ हमने मीटअप किया बॉम्बे में, लोग आते हैं जो कहते हैं भाई मैं 4 साल से हूँ तुम्हारे साथ, तब तुम ये बोलती थी, तो बहुत अच्छा लगता है। बट चर्न भी होता है। अच्छी मार्केट में आप देखते हैं कि भाई 90% लोग कंटिन्यू करते रहते हैं, बट जब जैसे जैसे मार्केट वॉलेटाइल होता है वैसे वैसे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेकअप होता रहता है। आई थिंक इसमें हमने क्या सीखा है कि जितना ज़्यादा हम इन्वेस्टर को समझा पाएंगे कि ये हो क्या रहा है इसमें, अगर स्टॉक चेंज होते हैं, ऐड होते हैं, डिलीट होते हैं, उसका मतलब क्या है, हम किस थीम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म में आप क्या इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना उनको अंडरस्टैंडिंग देंगे उतना उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर हम उनको कुछ बता पाएँ कि भाई मार्केट में ये इवेंट होने वाला है और हमने उनको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया, तो लोग ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो आई थिंक ये भी एक रिलेशनशिप बिल्डिंग टाइप की ही सोल्यूशन है। सब कुछ डिजिटल होता है आज के टाइम पे, बट जितना अच्छा हम लोगों को समझा पाएँ उतना ज़्यादा हमें दिखता है कि लोग हमारे साथ स्टिक करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में ही वेल्थ बनती है और वॉलेटिलिटी से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल। लेकिन डर जाते हैं। देखिए जो इन्वेस्टर्स ने बहुत, अगर आप डेटा देखें तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जिनमें सिर्फ लास्ट 5 इयर्स में ही ज्वाइन किया है मार्केट को, मेरे साथ भी वन वे देखा, वन वे देखा है। और जो इन्वेस्टर की मैच्योरिटी होती है, जैसे मैं भी कई सारी इन्वेस्टिंग बुक पढ़ती हूँ, चार्ली मंगर एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो क्या बोलते हैं कि जो सबसे अच्छा इन्वेस्टर होता है वो मार्केट की करेक्शन पे पैसा लगाता है इंस्टेड ऑफ मार्केट की करेक्शन में निकालना। अगर आप रीसेंट डेटा भी देखें, जिसने भी मार्केट के करेक्शन में पैसा निकाल लिया उसने तो लॉस बुक कर लिया अच्छा खासा, पर वो इन्वेस्ट करेगा मार्केट रन अप हो चुका होगा। और दूसरा बंदा जिसने मार्केट के करेक्शन पे जाके अपना कॉन्फिडेंस दिखाया मार्केट को, दे विल मेक द मोस्ट मनी। बट ये जो कॉन्फिडेंस आता है ये आपको विद एक्सपीरियंस आता है, या विद आपको समझ आनी चाहिए मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बारे में, आपको पता होना चाहिए, तभी आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ पाएगा। तो जो बहुत लोग जैसे हमने देखा जिन्होंने सिर्फ एक वन साइडेड मार्केट देखा है, तो उनको उनको शॉक हो जाता है कि भाई करेक्शन कैसे हुआ। हमारे साथ कई इन्वेस्टर होते हैं जिनको लगता है कि भाई ये तो हर महीने 10% रिटर्न दे देंगे हमको, तो हमने अपनी मैथ्स कर ली। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि लोगों ने मैंने एक्सपेक्टेशन बना ली कि अब इस साल 50% रिटर्न आ गई है तो 5 साल में इसको कंपाउंड कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। और जब वो नहीं होता है तो लोगों को फिर लगता है कि भाई मेरे साथ क्या गलत हो गया या कुछ गलत हो गया। स्पेशली अब अगर क्वांट स्ट्रैटेजी की बात करें तो यहाँ पे हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। अगर मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताऊं तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये कंपनी ऐसी है, इस तरह से पैसे बनाती है वगैरह वगैरह। मैंने सिस्टम की बात की और वो सिस्टम आपकी एक्सपेक्टेशन से गलत हुआ तो आपको लगता है भाई कुछ गड़बड़ हो गई क्या सिस्टम में, विच इज समथिंग वी सॉ 2025। a lot of people were like कि क्वांट सिस्टम में कुछ गलत हो गया है क्या, बट मार्केट तो हर जगह ही करेक्ट हो रहा था। सो दैट अंडरस्टैंडिंग आई थिंक धीरे धीरे ही डेवलप होगी। प्लस आई थिंक जैसे कई एक्सपर्ट शो पे कह के गए हैं कि जब तक खुद सर पर नहीं पड़ती बात, सीखना भी ठीक है, हारेंगे तभी सीखेंगे। बिल्कुल। तो केमिकल इंजीनियरिंग किया आपने आईआईटी कानपुर से, वहां से अब यहाँ कैसे आ गए इस फील्ड में? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी जर्नी थी। केमिकल इंजीनियरिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करती थी। कहाँ पे? केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर से किया। तो मैं पढ़ाई काफ़ी करती और थी। स्कूलिंग कहाँ की? लखनऊ में? स्कूलिंग नहीं, स्कूलिंग मेरे फादर की यूपी में ही ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो मोस्ट ऑफ माय स्कूलिंग आई हैव डन इन वाराणसी। अच्छा, वाराणसी। तो अब तो पहचान ही नहीं पाती होंगी उसको जगह। अब तो नहीं गए वहाँ पे, बहुत बड़ा शहर बन गया। बट तो जब मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही थी तो वहाँ पे तो आईआईटी में एक ब्रांच मिल जाती है ना, बट मुझे कंप्यूटर साइंस और इसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो आईआईटी में हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हुए भी तुम मशीन लर्निंग कर लो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स किए मैंने, आखिरी के 2 साल में मैंने काफ़ी काम किया, तो उसमें मुझे इंटरेस्ट था। पहली नौकरी मेरी रिलायंस में लगी थी जामनगर में। बिल्कुल पढ़ रहा था मैं रिसर्च में। तो वहाँ पे एक पूरी जो बड़ी रिफाइनरी है जामनगर की, उसके बीच में हम बैठते थे और बीच में अलार्म बजता था, निकलते थे। तो मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ वहाँ पे कि भाई
ये नहीं करना मुझको। तो अराउंड 1 साल के बाद मैंने छोड़ के, उस टाइम पे टेक का बहुत वो चल रहा था, सारी नए-नए स्टार्टअप, फ्लिपकार्ट, ओला कैब, ये सब चालू हो रहे थे। तो मैं गुड़गाँव गई, मैंने सोचा कि टेक स्टार्टअप में काम करेंगे। बट जो टेक होता है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, वो डेटा एनालिसिस से काफ़ी डिफरेंट होता है। तो वो बात भी नहीं जमी मेरे को। तो मैंने उस टाइम पे सीएफए की पढ़ाई चालू की थी और कैट और ये सब की पढ़ाई चालू की थी। और सीएफए का लेवल 1 क्लियर करते ही टाइम ही मुझे फिर बॉम्बे में एक, उस टाइम पे क्वांट की कंपनी थी, फोरफ्रंट कैपिटल, जो आप जानते हैं, राधिका गुप्ता और उनके हस्बैंड की। तो वो लोग हायरिंग कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से मुझे ईमेल दिखी, मैंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे, क्योंकि मुझे प्रोग्रामिंग की नॉलेज थी और मैंने सीएफए कर रखा था, तो उन्हें लगा कि भाई ठीक है। तो वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और फिर जब मैंने उनके साथ एल्गोज वगैरह पे काम करना चालू किया, तो मुझे लगा कि भाई ये तो सही चीज़ है, क्योंकि मेरी जो स्किल्स है वो भी यूज़ हो रही है, बट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। फिर उसके बाद से मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू। और ये फाइनेंस की जो दुनिया है, आप लखनऊ की हैं, छोटे छोटे शहरों में रही आप, बिल्कुल। और आज तो यूपी सेकंड लार्जेस्ट मार्केट बन गई है, मतलब इन्वेस्टर्स की। बट उस वक्त तो उतना कुछ ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग थी नहीं वहाँ पे। आज तो छोटे शहरों से लोग निवेश के लिए आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। मेरे फादर है जो, वो, मेरे को याद है मैं स्कूल में थी तब भी वो डे ट्रेडिंग ये सब करते थे। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो कई बार वो तभी मुझको से फिर अपना ये, टर्मिनल दे छोड़ के चले आते थे कि देखो क्या चल रहा है। तो पंच मारती थी आप उसमें? पंच मारती थी। गवा देती थी? हाँ, मतलब कुछ भी ऊपर नीचे नहीं ऐसा नहीं है, बट आई थिंक पूरे इंडिया में ही ये चलिए, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत धीरे-धीरे आई है। एक्सपोजर आपको वहां से हुआ, ये ऐसी एक चीज है। और आई थिंक हुआ क्या कि जब मैं पास आउट हुई ना 2010 में आईआईटी से, तो जो सेबी का जो रूल है कि अब एल्गो ट्रेडिंग इंडिया में अलाउ हो, 2010 में आई थी। तो हमारे कॉलेज में जो सबसे बढ़िया जॉब थी वो क्वांट में ही लग रही थी। तो क्वांट का हमें बहुत क्रेज था कि भाई क्वांट क्या है ऐसा। तो इसीलिए उसकी पढ़ाई की और मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिली। अब तो आप बिल्कुल मुंबई गर्ल हो गई हैं। आपने कई बार चालू वर्ड यूज किया, लखनऊ की भाषा तो नहीं है, बिल्कुल आप एडजस्ट हो गई हैं देश के फाइनेंशियल कैपिटल में। अब यही सफर रहेगा आपका। देखिए अभी अगर फाइनेंस में काम करना है मेरे को, तो यहाँ पे सारा मार्केट ही यहीं पे। बट मैंने बैंगलोर में बीच में काम किया था, कुछ 2.5 साल में बैंगलोर में थी जब मैं HSBC में काम करती थी। वहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत ही टेक्निकल एक बेंड रहता है, यहाँ पे मोर फाइनेंशियल बेंड रहता है। लखनऊ में भी मैं फिर कोविड में कुछ अराउंड 2-2.5 साल थी, तो वो तो मैंने बहुत एंजॉय किया था। बट जब हम यहाँ पे पीएमएस चालू किया था, हमको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए थी, तब आना पड़ गया। बिल्कुल। ये बताइए सोनम के, आप एक रोल मॉडल हैं यंग विमेन के लिए भी, मेन के लिए भी हैं, विमेन के लिए भी। विमेन खासकर, क्योंकि फाइनेंस से विमेन कतराती रही हैं। बिल्कुल। और उनको आप क्या एडवाइस देंगी? क्योंकि हम इस शो पे तो यही मानते हैं कि भाई अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं तो ये जेंडर की बात का कोई मीनिंग नहीं। बिल्कुल। क्या आप इससे सहमत हैं? आप क्या एडवाइस देंगी विमेन, देखिए इन्वेस्टिंग के बारे में? बिल्कुल, देखिए विमेन के लिए मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा डेटा आ रहा है, जैसे एमपी का डेटा था कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में विमेन बहुत पार्टिसिपेट, बढ़ रहे हैं ये पार्टिसिपेशन। बट अगर मैं अपने एक्चुअल क्लाइंट्स को देखती हूँ विवेक, तो बहुत ही स्क्यूड है डेटा। 95% इट इज़ ऑल मेल। इवन इफ अगर विमेन दिखता है तो उनके हस्बैंड कर रहे होते हैं इन्वेस्ट, एंड समहाउ विमेन आर नॉट टेकिंग दैट इनिशिएटिव। और फाइनेंशियल मार्केट्स की जो हम बात कर रहे हैं, क्यों सारी दुनिया इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है? क्योंकि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योर वेल्थ, राइट? और विमेन अगर ये समझें, इवन इफ दे स्टार्ट विद बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो
काफ़ी ज़्यादा अपनी वेल्थ को एक एफडी में डालने से अच्छा काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। उनकी जो फ्यूचर की जो जर्नी है, उनकी लाइफ की, दैट कैन बिकम बेटर। और खुद से डिसीजन लें तो यूजुअली आप देखते हैं कि जो विमेन होती हैं वो थोड़ी कंजर्वेटिव होती हैं, दे आर मोर ट्राइंग टू सेफगार्ड देयर मनी। तो इस वजह से वो बेहतर इन्वेस्टर भी हो सकती है, वो ज़्यादा इतना रिस्क नहीं लेती। आपने एक जगह कहा था एक इंटरव्यू में, इंस्टिंक्ट होता है उनके पास, इंस्टिंक्ट होता है, ऐसा हमने डेटा और वो के थ्रू यूज देखा है। करना है आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें जितनी विमेन इन्वेस्टर दिखती हैं, जो सीरियस विमेन इन्वेस्टर्स हैं, हमें दिखता है कि भाई बहुत नॉलेजेबल होती हैं, काफ़ी रिसर्च करके आई हैं। बट वो जो नंबर ऑफ विमेन इन दिस स्पेस हु आर टेकिंग इट सीरियसली अभी भी हमें कम दिखता है, जिसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और उसी के थ्रू उनकी फैमिली और उनकी वेलबींग भी ग्रो होगी। क्या आप अपने आप को आगे चलते हुए बाकी कैटेगरीज में भी देखती हैं, एडवाइजरी रोल, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, कि केवल यही एक आपका इसी को ग्रो करना है? देखिए, हमारा जो अप्रोच है, जो क्वांट इन्वेस्टिंग का है, वो तो वही रहना है, हाँ, उसके उसमें अलावा तो कुछ आप आता नहीं नहीं कर हमको। सकते, लेकिन है ना? उसके अलावा नहीं आता कुछ, लेकिन देखिए, जैसे-जैसे हमारी कंपनी इवॉल्व होगी, अभी भी हम अपनी टीम के साथ बात करते हैं कि भई हमें क्या करना है अगले कुछ सालों में, 3 साल में हम क्या करना चाहते हैं। तो तो मेबी अलग स्ट्रक्चर जो नए हैं, या तो जैसे अभी पीएमएस किया, एआईएफ देख सकते हाँ, हैं, या कितने फिर एएमसी बहुत लोग कर रहे हैं। दूर की बात है, हाँ, बट समय कैन लगता थिंक है हर अबाउट चीज में, इट। लेकिन इतनी जल्दी आपने इतने लोगों का भरोसा जीता सोनम, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर आप और भी सक्सेस पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।